गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 बुक बी हाइव में से हमारा लेसन नंबर 4 जिसका नाम है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ये ब्यूटीफुल माइंड किसका है, कौन है ये जिसके बारे में हम आज इस चैप्टर में बात करने जा रहे हैं। यस, दिस इज़ द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड साइंटिस्ट। नाम है उनका आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। आज हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. Albert Einstein, उनका जन्म 14 मार्च कब हुआ था ये हमें याद रखना है। 14 मार्च 1879 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जर्मन में हुआ था और उसकी अल्म नाम के एक शहर में हुआ था, यानी कि जर्मनी में। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वाज डेस्टिनीड फॉर ग्रेटनेस, ऐसा कोई भी संकेत नहीं मिला था, ऐसा कुछ नहीं मालूम था कि उनके भाग्य में कोई ग्रेटनेस, कोई महानता लिखी हुई थी। कोई ऐसा संकेत नहीं था। ऑन द कंट्रेरी, और इसके विपरीत, हिज मदर थॉट अल्बर्ट वाज ए फ्रीक, उनकी माँ जो सोचती थी कि अल्बर्ट जो थे वो फ्रीक थे। फ्रीक का मतलब होता है अ वर्ड यूज्ड डिसअप्रूविंगली टू टॉक अबाउट ए पर्सन हु इज अनयूजुअल एंड डज नॉट बिहेव, लुक और थिंक लाइक अदर्स, यानी कि जो दूसरों की तरह सामान्य नहीं लगता, वो उसे थोड़ा अजीब लगता था। ठीक है। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, और उसको, उसके लिए यानी कि उसकी माँ को जो उसका सिर जो है बहुत बड़ा सारा प्रतीत होता था, बहुत बड़ा लगता था। ठीक है। तो यानी कि आपको यहाँ ये जो बात याद रखनी है वो ये है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ याद रखनी है, जहाँ वो पैदा हुए थे उस सिटी का नाम, उस कंट्री का नाम याद रखना है। ठीक है। सेकंड, एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वॉज नॉट टॉकिंग, यानी कि जब वो 2.5 साल के हो गए थे तो आइंस्टीन तब तक बातचीत नहीं करते थे, बोल नहीं पाते थे। When he finally did learn to speak, जब अंत में उन्होंने बोलना सीखा, he uttered everything twice, तो वो हर बात को 2 बार बोला करते थे। जैसे उनको पानी चाहिए तो पानी पानी 2 बार बोलते थे, है ना। तो कुछ भी ऐसी चीज़ जो भी वो बोलते थे वो ट्वाइस 2 बार बोलते थे, तो सुनने वाले को बड़ा ऑकवर्ड लगता था, बड़ा स्ट्रेंज लगता था, है ना। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टीन नहीं जानते थे कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उनके जो प्लेमेट्स थे यानी कि उनके जो साथी थे, उनके साथ जो खेलने वाले उनकी उम्र के जो बच्चे थे, वो उन्हें ब्रदर बोरिंग कहते थे, यानी उबाऊ भैया कहते थे कि ये तो बोर करते हैं। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए ये यंगस्टर जो था, यंगस्टर यानी ये छोटा बच्चा, नौजवान जो था, प्लेड बाय हिमसेल्फ, खुद ही खेला करता था। मच ऑफ द टाइम, यानी कि अधिकतर समय वो खुद अकेले ही खेल लिया करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वो विशेष रूप से उसे प्यार था मैकेनिकल टॉयज से, यानी कि जो मशीन वाले खिलौने होते थे ना, उनसे वो ज़्यादा पसंद आते थे। लुकिंग एट हिज न्यू बोर्न सिस्टर, अपनी न्यू बोर्न यानी कि जो अभी अभी पैदा हुई थी, नवजात उसकी जो बहन थी, उसकी तरफ देखते हुए, जिसका नाम क्या था बच्चों? माजा, है ना। उसको देखकर ही इज सैड टू हैव सैड, ऐसा कहा जाता है कि अपनी नवजात बहन को देखकर उन्होंने कहा फाइन, अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन उसके पहिए कहाँ हैं? यानी कि उसे हर चीज़ में क्या चाहिए था? मैकेनिज्म चाहिए था, है ना, मशीन चाहिए थी, क्योंकि इसके पहिए तो है ही नहीं। तो वो भी छोटे थे और बहन तो अभी भी पैदा ही हुई थी, तो है ना थोड़ी सी मुस्कुराने वाली बात। हाँ जी। तो इस पैराग्राफ में आपको क्या पता लगा कि हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन हैं, उन्हें नहीं मालूम था कि उनके फ्रेंड्स के साथ जो है कैसे बिहेव करना है, और दूसरे बच्चे जो थे दे डिडंट वांट टू प्ले विद हिम और दे कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, है ना, और दे ही लाइक मैकेनिकल टॉयज, और ये बातें हमें पता लगी। ठीक है। चलिए थर्ड पैराग्राफ। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he shall never make a success at anything. अब यहाँ बहुत ही एक चिंता वाली बात बता रहे हैं यहाँ पर कि उनके जो प्रधानाध्यापक थे, उनके फादर को, उनके यानी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के जो हेडमास्टर थे, उन्होंने उसके पापा को बताया कि जो भी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन जो आइंस्टाइन चुनेगा, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कुछ भी चुन ले,
ठीक है, बिकॉज क्योंकि ही शैल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, वो किसी भी बात में कुछ भी कर ले वो उसे सफलता नहीं मिलने वाली, वो सफल नहीं होगा, ऐसा उनके टीचर्स ने कहा। देखिए, आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। आइंस्टाइन ने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना शुरू किया। कितने साल की उम्र में? 6 ईयर्स, ठीक है, याद रखना है आपको। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्यों शुरू किया? क्योंकि माँ चाहती थी कि वो वायलिन बजाए। He later became a gifted amateur violinist, maintaining this skill throughout his life. और बाद में वो बहुत प्रतिभाशाली शौक किया। एमेच्योर क्या होता है? डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एन्जॉयमेंट, जो अपने मज़े के लिए जो हम करते हैं, शौक से जो हम करते हैं, ठीक है। तो वो प्रतिभाशाली शौकिया वायलिनिस्ट बन गए और मेंटेनिंग, और इन्होंने अपनी इस स्किल का, अपना जो ये हुनर था, और इसे अपनी पूरी लाइफ में मेंटेन रखा। वो बहुत ही कुशल और मधुर वायलिन बजाते थे, कुशल थे इस वायलिन बजाने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। 4th पैराग्राफ, बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट ए बैड पीपल। लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन बैड प्यूपिल नहीं थे। प्यूपिल क्या होता है बच्चों? स्टूडेंट। वो एक खराब विद्यार्थी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक। वो म्यूनिक जर्मन देश का एक शहर का नाम है, वहाँ पे हाई स्कूल में गए। Where Einstein's family had moved when he was 15 months old, जहाँ पर आइंस्टाइन की फैमिली चली गई थी जब वो 15 महीने के थे। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। देखो बच्चों, वहाँ जर्मन के अल्म शहर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन जो वो 15 महीनों के थे वो म्यूनिक शहर में उनके माता पिता चले गए थे और वहीं उन्होंने पढ़ाई की, और वो हर एक सब्जेक्ट में गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स लाते थे। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन क्या होता है? कठोर अनुशासन, यानी ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम। तो कठोर अनुशासन को जो आइंस्टाइन जो थे वो हेट करते थे, उन्हें पसंद नहीं आता था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हज टीचर्स, और अपने टीचर्स के साथ अक्सर उनका क्लैश हो जाता था, वो असहमत हो जाते थे उनकी बातों से। At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन को स्कूल में स्टिफल्ड फील होने लगा, यानी कि दम घुटने लगा। उन्हें ऐसा लगता था कि वो सफोकेशन फील करते थे, और उन्होंने वो स्कूल छोड़ दिया। उन्हें लगता था कि मैं अब रह नहीं पाऊंगा स्कूल में, और स्कूल छोड़ दिया उन्होंने। 5th पैराग्राफ देखिए। द प्रीवियस year, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. अब पिछले साल, यानी कि जो साल पहले चला गया, वो तब अल्बर्ट के पेरेंट्स जो थे वो मिलान शहर में चले गए। 3 शहरों के नाम आ चुके हैं, अल्म, म्यूनिक एंड मिलान, और उन्होंने अपने बेटे को म्यूनिक में ही रिलेटिव्स के पास छोड़ दिया, रिश्तेदारों के यहाँ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, एक बहुत लंबी विचार विमर्श के बाद, आइंस्टाइन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिक। बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, विचार विमर्श हुआ, और आइंस्टाइन ने अपनी इच्छा जो है मनवा ली कि वो अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखेंगे। कहाँ पे? एक जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में, यानी कि जर्मन भाषी स्विट्जरलैंड में के एक ऐसे नगर में जहाँ जो कि म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था। लिबरल का मतलब यहाँ पे विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, यानी एक ऐसा शहर था जहाँ पे दूसरों की विचारों को समझा जाता था और दूसरों के जो ओपिनियंस को रिस्पेक्ट किया जाता था। तो ऐसा शायद म्यूनिक में नहीं होता था, इसलिए वो जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड में स्विट्जरलैंड के एक शहर में जाना चाहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे आपको, कि उन्होंने कहाँ अपनी आगे की स्टडी करने का डिसाइड किया और क्यों किया, ठीक है। आइंस्टाइन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टाइन जो थे उच्च स्तर के प्रतिभाशाली थे। कौन से सब्जेक्ट में? मैथमेटिक्स में, गणित में। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स में उनको बहुत रुचि थी, बहुत मज़ा आता था। अक्सर जो बच्चे हैं वो फिजिक्स और मैथमेटिक्स से घबराते हैं, लेकिन आइंस्टाइन जो थे वो बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली थी इन दोनों सब्जेक्ट्स में। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और अपना स्कूल फिनिश करने के बाद, जब उन्होंने स्कूल की जो स्टडी ख़त्म कर ली, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वह ज्यूरिक
जो एक स्विट्ज़रलैंड में एक शहर है, वहाँ की यूनिवर्सिटी में वो स्टडी करेंगे। बट साइंस वाज नॉट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉलरस मुस्टैक। लेकिन ये साइंस ही केवल एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो इस डैशिंग मतलब हैंडसम, सुंदर से यंग मैन को, जिसकी वॉलरस जैसी मुस्टैच थी, मुस्टैच मतलब मूछें, वॉलरस एक एनिमल का नाम है, उस वॉलरस जैसी उसकी मूछें थी और बहुत ही खूबसूरत जो है पर्सनैलिटी सा एक नौजवान था। उसे केवल साइंस ही पसंद नहीं थी, तो उसे और क्या पसंद था, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हम ये देख लें कि यहाँ पे ये अल्बर्ट आइंस्टाइन की पिक्स दी हुई हैं व्हेन ही वाज यंग एंड व्हेन ही वाज ओल्ड। ठीक है, ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट। 7th पैराग्राफ में हम देखते हैं कि उन्हें सिर्फ साइंस ही पसंद नहीं थी, उन्हें कुछ और भी पसंद था। क्या पसंद था, ये यहाँ पता लग रहा है कि उन्हें एक स्पेशल इंटरेस्ट था अपने एक फेलो स्टूडेंट में। फेलो मतलब साथ में जो पढ़ते थे स्टूडेंट, वो में उनका नाम था मिलेवा मैरिक, whom he found to be a clever creature। उन्होंने उसे पाया एक चतुर प्राणी के रूप में। दिस यंग सर्ब मतलब जो सर्बिया की निवासी है, सर्बिया की रहने वाली थी वो, ये जो युवा सर्ब थी, हैड कम टू स्विट्ज़रलैंड, ये स्विट्ज़रलैंड आई थी बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख वाज वन ऑफ द फ्यू इन यूरोप वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज। ये सर्बिया से ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी में पढ़ने आई थी क्योंकि यूरोप में नाम मात्र की ही जो है यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पर औरतों को डिग्रीज दी जाती थी, यानी कि उस टाइम भी लेडीज़ को जो है उनकी जो स्टडी है वो ज़्यादा प्रिविलेंट नहीं थी, प्रचलन में नहीं थी। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ थी जहाँ पे औरतों को डिग्री दी जाती थी। ठीक है, आइंस्टीन सा इन हर एन एलाई अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। आइंस्टाइन को उनमें एक अपनी फ्रेंड दिखी अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। फिलिस्टीन्स क्या होते हैं बच्चों, ये देखें, फिलिस्टीन्स यहाँ एक वर्ड है जो उन लोगों के लिए जो आर्ट, लिटरेचर और म्यूज़िक जो है पसंद नहीं करते, और यहाँ पे नैरो माइंडेडनेस भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आइंस्टाइन को मिलेवा मैरिक में अपनी एक फ्रेंड दिखी जो कि, और फिलिस्टाइन लोगों के खिलाफ एक मित्र मिला, दोज पीपल इन हिज फैमिली, और ये फिलिस्टीन्स लोग उनके परिवार में भी थे, एंड एट द यूनिवर्सिटी विद होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स, और उनकी यूनिवर्सिटी में भी थे जिनसे अक्सर उनका झगड़ा होता रहता था। समझ में आई बच्चों कि यानी कि फिलिस्टीन्स के खिलाफ, यानी कि कुछ नैरो माइंडेड लोग थे जिनके खिलाफ मिलेवा में अपनी एक फ्रेंड दिखी। ठीक है, और ये फिलिस्टाइंस लोग जो थे उनकी फैमिली और यूनिवर्सिटी में थे, अक्सर उनसे उनका जो क्लैश होता रहता था। द कपल फेल इन लव। अब ये जो कपल था यानी कि आइंस्टाइन और मिलेवा मैरिक, ये प्रेम में पड़ गए। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स। जो लेटर सर्वाइव यानी कि जो उनके लेटर मिले हैं, इन विच जिसमें दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, जिन्होंने उस लेटर में उन्होंने अपना प्रेम जो है शब्दों में प्रकट किया है। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, साइंस को प्रेम में मिक्स करते हुए, यानी कि जो उन्होंने आपस में एक दूसरे को लेटर लिखे उसमें प्रेम के साथ साथ साइंस का भी मिश्रण मिलेगा। रोट आइंस्टाइन ने एक लेटर जो उनके मिले उसमें लिखा है, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रोट आवर ओन रिलेटिविटी टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन। मुझे कितनी प्रसन्नता और गर्व फील होगा जब हम दोनों काम करते हुए इसे विक्टोरियस कंक्लूजन पर ले आएंगे, यानी कि इसे विजयी एक निष्कर्ष पर पहुंचा देंगे, विजयी इसका एक निष्कर्ष ले आएंगे, यानी कि एक फाइनल रिलेटिविटी का सिद्धांत ले आएंगे। तब हम कितने खुश होंगे और कितना प्राउड और हैप्पीनेस फील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने जाना कि वो मिलेवा मैरिक के साथ प्रेम में पड़ गए थे। मिलेवा मैरिक एक यंग सर्बियन थी, सर्बिया की रहने वाली थी, वो ज्यूरिख में यूनिवर्सिटी में डिग्री लेने आई थी। ठीक है, और आगे चलते हैं 8th पैराग्राफ में। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. 1900 की बात है, 21 साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट तो बन गए थे लेकिन अनएम्प्लॉयड थे, अभी बेरोजगार थे। ही वर्कड एज ए टीचिंग असिस्टेंट, तो उन्होंने एक टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम किया, उन्हें एक काम मिला यानी कि सहायक शिक्षक के रूप में। गेव प्राइवेट लेसन्स, और उन्होंने प्राइवेट लेसन्स दिए। एंड फाइनली सिक्योर्ड ए जॉब इन 1902 एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न, और 1902 में बर्न में पेटेंट ऑफिस में एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में नौकरी प्राप्त की। देखो उन्होंने क्या किया,
सबसे पहले क्या किया, टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया, यानी कि सहायक शिक्षक के रूप में। फिर प्राइवेट लेसन्स भी दिए और अंत में उन्हें एक जॉब मिल गया। कब मिला, 1902 में। कौन सा जॉब मिला, टेक्निकल एक्सपर्ट का। टेक्निकल एक्सपर्ट मतलब तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में। कौन से ऑफिस में, पेटेंट ऑफिस में। शहर कौन सा है, बर्न है। ईयर कौन सा है, 1902 है। एज कितनी है, 23 ईयर्स की यहाँ पे उनकी एज हो गई है, ठीक है। While he was supposed to be assessing other people's invention, Einstein was actually developing his own ideas in while, यानी कि जब ऐसा माना जाता था कि वो दूसरों के इन्वेंशन को, दूसरों की आविष्कारों को असेस कर रहे हैं, दूसरों की खोज का आकलन कर रहे हैं, तब आइंस्टीन एक्चुअली यानी कि वास्तव में, रियल में वो अपने आइडियाज़ को, गुप्त रूप से अपने विचारों को, अपनी अवधारणा को विकसित कर रहे थे। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics। तो उन्होंने मजाक में, जो उनके काम करने की दराज, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने मजाक में अपनी डेस्क ड्रॉयर एट वर्क, काम पर जो उनकी ड्रॉयर थी, उसे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स यानी कि सैद्धांतिक भौतिकी का ब्यूरो का नाम दे रखा था। समझ में आई आपको बात। यहाँ पर 9th पैराग्राफ देखते हैं। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। 1905 के जो जितने भी फेमस पेपर्स आए, यानी कि प्रसिद्ध शोध पत्र आए, उनमें से एक आइंस्टीन का भी था, जो कि बेस थियरी पर, ठीक है। अकोर्ड मतलब है मेजर्ड इन इट सेल्फ, यानी जिसे अपने आप में ही नापा जाए, नॉट इन रिलेशन टू एनीथिंग एल्स, किसी दूसरे के हिसाब से नहीं, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, जिसके अनुसार टाइम और जो डिस्टेंस थे वो निरपेक्ष थे, एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। इंडेड टू परफेक्टली, वो क्या कह रहे हैं, वास्तव में टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स, दो पूर्ण सही समय बताने वाली घड़ियाँ, विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, ये दोनों लगातार सेम टाइम नहीं बताएंगी। इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर जर्नी, अगर वो एक चक्कर लगाकर वापस एक साथ आती हैं तो, यानी कि सही समय बता रही हैं, दोनों एक साथ चलती हैं, लेकिन अगर वो एक चक्कर लगाई आती हैं अपना पूरा टाइम का, तो एक वो सही समय नहीं बताएंगी। कैसे नहीं बताएंगी, देखते हैं। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर, उनमें से एक घड़ी जो है दूसरी घड़ी की तुलना में ज़्यादा तेज़ दौड़ रही होगी। From this followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। इस सिद्धांत से संसार का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत निकला, जो कि मास एंड एनर्जी के बीच में एक रिलेशन को शो करता है। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये जो ये घड़ियों की बात कर रहे हैं वो क्या है। देखो बच्चों, ये दो घड़ियां हैं, ठीक है, यहाँ बराबर चल रही हैं, बिल्कुल सेम। 12 बजे से ये यहाँ पे आपको 1 बजाना है और यहाँ भी यहाँ पे 1 बजाना है। अब आप देखिए ये दोनों घड़ियाँ, अब आप यहाँ पे हम कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे बहुत ही दुख की घड़ी है, किसी की डेथ हो गई है। समझ में आ रही है आपको बात। अब जब जो बंदा मूवी देख रहा है ना, यहाँ पे बहुत एंटरटेन कर रहा है, उसे मालूम ही नहीं लगेगा सेम टाइम चल रहा है। 12 से 3 का समय है यहाँ भी, 12 से 3 का समय है यहाँ भी, ठीक है, ओके। 3 घंटे की मूवी, 3 घंटे यहाँ, ये यहाँ पे किसी की डेथ यानी कि दुख का समय है, और यहाँ पे एंटरटेन का समय है, मज़े का समय है, एंजॉय का समय है। अब यहाँ पे 3 घंटे आपको पता ही नहीं लगेंगे कैसे निकल गए। उसे लगेगा अच्छा अभी तो 12 बजे थे, मैं अभी तो आया था मूवी देखने के लिए, है ना। और यहाँ पे जिसके घर में दुख का समय आया हुआ है ना, उसका समय कैसे बीतेगा, उसको क्या वो 3 घंटे उसको 30 घंटे के बराबर लग रहे होंगे। समझ में आई या नहीं बात आई, कि दो घड़ियाँ बराबर चल रही हैं, लेकिन दोनों का मेजरमेंट एक दूसरे के साथ सही नहीं है। यहाँ इस बंदे के लिए अलग है और इस पर्सन के लिए अलग है, ठीक है। ये यहाँ पे ये बात कहना चाह रहे हैं। लेकिन साइंटिफिकली उन्होंने एक ये सूत्र भी दिया कि जो एनर्जी इज इक्वल टू mc², ठीक है। यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल भी दे रहे हैं। इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड्स फॉर एनर्जी, ठीक है, एंड M फॉर मॉस के लिए है, एंड C फॉर द स्पीड ऑफ द लाइट, ये लाइट की स्पीड है यहाँ पे इन ए वैक्यूम अबाउट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे कह रहे हैं व्हेन यू सिट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब हम किसी एक अच्छे फ्रेंड के साथ में, एक अच्छी लड़की के साथ में बैठे होते हैं, इट सीम्स लाइक 2 मिनट, तो ऐसा लगता है कि 2 मिनट ही तो हुए हैं।
एंड व्हेन यू सिट ऑन ए हॉट स्टोव फॉर 2 मिनट्स इट सीम्स लाइक 2 आवर्स। और जब हम गर्मी में एक हॉट स्टोव, गर्म चूल्हे के पास में अगर हमें बिठा दिया जाए तो ये हमें 2 घंटे की तरह ही लगता है। यानी कि अगर हम एक अपनी फ्रेंड के पास में 2 घंटे के लिए बैठे हैं तो वो हमें 2 मिनट जैसा दिखता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। और अगर हमें गर्मी में चूल्हे के पास बिठा दिया जाए तो वो हमें 2 मिनट भी 2 घंटों की तरह दिखते हैं। इट सीम्स लाइक 2 आवर्स, दैट्स रिलेटिविटी, यही सापेक्षता है। समय वही है लेकिन स्थितियाँ अलग अलग हो जाती हैं, मन की जो स्थिति है वो अलग हो जाती है। ठीक है। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टीन जो थे वो फिजिक्स की डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को जब वो सॉल्व कर रहे थे तो उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, उनकी जो पर्सनल लाइफ थी, उनका जो निजी जीवन था वो अनरेवलिंग हो रहा था, फेल हो रहा था, विफल हो रहा था। अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा। अल्बर्ट जो है वो मिलेवा से शादी करना चाहते थे। मिलेवा का नाम हम पहले पढ़ चुके हैं ना बच्चों, याद है आप लोगों को ना। राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़, और अपनी स्टडी को पूरा करने के बाद। बट हिज मदर वाज अगेंस्ट इट, लेकिन उनकी माँ नहीं मान रही थी, वो इनके खिलाफ थी। शी थॉट मिलेवा हु वाज 3 years ओल्डर दैन हर सन, वो सोचती थी कि मिलेवा के बारे में कि वो अब उनके बेटे से 3 साल बड़ी थी। मिलेवा जो है आइंस्टीन से 3 years ओल्डर थी। वाज टू ओल्ड फॉर हिम, उनके लिए ज़्यादा बड़ी थी। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवास इंटेलिजेंस, वो थोड़ी मिलेवा की इंटेलिजेंस से भी परेशान थी, बुद्धिमत्ता से भी थोड़ी परेशान थी। शी इज़ ए बुक लाइक यू, वो कहती थी कि वो भी तुम्हारी तरह किताब ही तो है, क्योंकि मिलेवा भी इंटेलिजेंट थी। हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, उसकी माँ ने कहा तो आइंस्टीन ने भी इस विवाह को जो है थोड़ा पोस्टपोन कर दिया, इसको एक बार टाल दिया, स्थगित कर दिया। ठीक है। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, ये जो पेयर था ये फाइनली जो है इनकी शादी हो गई 1903 में। एंड हैड 2 sons, इनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर, लेकिन कुछ सालों के बाद ही द मैरिज फाल्टर्ड, मैरिज जो है वीक हो गई। और मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, वो अपनी बौद्धिक महत्वाकांक्षाएं खो रही थी। एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ, और एक नाखुश जो गृहिणी बन गई थी, उदास गृहिणी बन गई थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, लगातार सालों तक उनके झगड़े होते रहे। द कपल फाइनली डिवोर्स्ड इन 1919, और इस जोड़े का, इस कपल का अंत में डिवोर्स हो गया। कब हुआ? 1919 में। शादी कब हुई थी? 1903 में, 1903 में, और डिवोर्स हुआ 1919। ठीक है। आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर, उसी साल आइंस्टीन ने अपनी कज़न एल्सा से शादी कर ली। नेक्स्ट पैराग्राफ 12 देखिए। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विद हिज राइज टू द वर्ल्ड फेम। आइंस्टीन का जो न्यू पर्सनल चैप्टर था संयोगवश शुरू हुआ उनकी वर्ल्ड फेम के साथ में, जब जैसे उनको उस समय विश्व में प्रसिद्धि मिली, और तब उनका पर्सनल जो नया चैप्टर था शादी वाला वो भी शुरू हुआ था। इन 1915 में ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, 1915 में उन्होंने जो उनका एक सिद्धांत था सापेक्षता का वो पब्लिश किया। विच प्रोवाइडेड ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसने उपलब्ध करवाई एक नया इंटरप्रिटेशन। नया इंटरप्रिटेशन मतलब एक नया अर्थ दिया जिस ग्रेविटी को, गुरुत्वाकर्षण। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रोट प्रूफ, एक सूर्य ग्रहण 1919 में एक सूर्य ग्रहण लगा जिसने ये साबित भी कर दिया, जो उसने ये प्रूफ भी दे दिया दैट इट वाज एक्यूरेट, कि ये जो गणना की थी, ये जो इसने सिद्धांत दिया था आइंस्टीन ने, वो बिल्कुल एक्यूरेट था, बिल्कुल सही था। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field, यानी कि उसने एडवांस में ही ये गणना कर ली थी कि जो लाइट है, जो स्थिर फिक्स तारों से, यानी कि स्थिर तारों से जो निकलने वाला प्रकाश है वो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से, यानी कि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में से होकर किस सीमा तक, यानी कि किस एक्सटेंट तक उस पथ से विचलित हो जाएगा, ये गणना उसने पहले ही कर ली थी। और इस बात को सिद्ध किसने किया था? एन एक्लिप्स ऑफ द सन ने, यानी कि ये बात उन्होंने पहले ही बता दी थी कि फिक्स तारों से निकलने वाली जो लाइट है वो किस सीमा तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के पथ में विचलित हो जाएगी, ये उन्होंने पहले ही बता दिया था। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज ए साइंटिफिक रेवोल्यूशन, न्यूज़पेपर ने उनके इस जो कार्य को घोषित कर दिया एक साइंटिफिक रिवोल्यूशन के रूप में, एक वैज्ञानिक क्रांति के
रूप में। ठीक है, आगे चले। 13 आइंस्टीन रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। आइंस्टीन को फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज, ये आपको याद रखना है, फिजिक्स में 1921 में इनको नोबेल प्राइज, जो कि द हाईएस्ट रिवार्ड है वर्ल्ड का, वो इनसे नवाजा गया इनको। ही वाज शॉर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। और इनको संपूर्ण संसार से, पूरे संसार पर इन पे सम्मान और इनको आमंत्रण मिलने लगे पूरे संसार में से, यानी कि और भी जो कंट्रीज थे इनको इनवाइट करने लगे। एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और समाचार पत्रों के द्वारा भी इनकी काफ़ी जो है प्रेज की गई, इनकी काफ़ी तारीफ की गई। लॉडेड मतलब प्रेज। 14 पैराग्राफ। व्हेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी इन 1933। जब जर्मनी में नाजीज जो आ गए, यानी कि हिटलर और नाजी पार्टी, जब 1933 में जर्मनी में उनका रूल हो गया, आइंस्टाइन इमिग्रेटेड टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो आइंस्टाइन जो थे वो अमेरिका चले गए। 5 years later, 5 साल के बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिक्स इन एन अप्रोर। यानी कि जब बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन यानी नाभिकीय विखंडन की जो है खोज हुई, तो अमेरिका के जो फिजिसिस्ट थे, अमेरिका के जो साइंटिस्ट थे, वो अप्रोर हो गए, यानी अपसेट हो गए। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म। बहुत से जो है फासिज्म से वहाँ से भाग चुके थे। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसे कि आइंस्टीन भाग कर आ गए थे, यानी कि बहुत से जो साइंटिस्ट थे वो जर्मनी से वहाँ पर आ गए थे, और आइंस्टीन भी ऐसे आए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज द एन एटमिक बम। और अब वो डर रहे थे कि नाजीज जो थे वो एटॉमिक बम बना सकते थे और उनका यूज़ भी कर सकते थे, क्योंकि नाजीज ने उस में जो नाजीवाद थी या नाजी पार्टी थी, उन्होंने बहुत उस टाइम वायलेंस कर रहे थे, वो लोग कत्ले आम हो रहे थे उस टाइम वहाँ पर। तो ऐसा लग रहा था कि वो परमाणु बम बना लेंगे और उनको यूज़ भी कर ले। बच्चों, फासिज्म होता है निरंकुश शासन, हिटलर जैसे हिटलर थे, यानी कि तानाशाह डिक्टेटर। 15 पैराग्राफ देखें। एट द अर्जिंग ऑफ ए क्लीग, आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अपने क्लीग के यानी कि जो सहकर्मी थे, उनकी अर्ज पर, उनकी रिक्वेस्ट पर आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा। किसको लिखा? अमेरिका के प्रेसिडेंट को। कौन थे उस टाइम? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको याद रखने हैं। कब लिखा? 2 अगस्त 1939 को लिखा। इन विच ही वॉन्ट, और उस टाइम क्या सेकेंड वर्ल्ड वार जो है चल रहा था, स्टार्ट हो चुका था, जिसमें उन्होंने ये चेतावनी दी थी कि ए सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप, कि इस टाइप का एक बॉम्ब, यानी कि जो हम लोगों ने जो पहले बात की है एटम बॉम्ब की, कि अगर इस टाइप का एक ही बम किसी एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, अगर एक पोर्ट पर, एक बंदरगाह पर इसको एक्सप्लोड किया जाए, इसका विस्फोट किया जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी। तो यानी वो उस पोर्ट को, यानी उस बंदरगाह को तो वो विनाश करेगा ही करेगा, डिस्ट्रक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन आसपास की जो टेरिटरी है, जो उसका पूरा इलाका है, उसे भी वो डिस्ट्रॉय कर देगा, उसका भी वो विनाश कर देगा। ये उन्होंने वहाँ उसे चेतावनी दे दी थी। किसको दी थी? अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। ठीक है। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। उनके शब्द जो हैं वो फेल नहीं हुए प्रभाव डालने में, यानी कि उन्होंने जो लिखा उसमें वो सफल हो गए थे, उनके जो वर्ड्स थे वो इफेक्टिव रहे। अमेरिकन डेवलप द एटॉमिक बम। तो अमेरिका ने भी जो है डेवलप कर लिया एटॉमिक बम, एटम बम को डेवलप किया, और एक सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ऑन, उन्होंने इस बात को खोला भी नहीं और एक सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से इस प्रोजेक्ट पर काम किया। एंड ड्रॉप्ड इट एंड ऑन द जापानीज सिटीज ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। और उन्होंने इस एटम बम को गिराया जापान के ऊपर, जापान की 2 शहरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी। कब? अगस्त 1945 में, 1945 महीना अगस्त, जिसके प्रभाव आज तक जापान में देखे जा सकते हैं। पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ जो उन लोगों के परिवारों पर असर पड़ा है, उनके जो फिजिक पर असर पड़ा है, उनके शरीर पर असर पड़ा है, वो पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ चलता ही आ रहा है। इतना बुरा, पूरे दोनों शहर जो हैं वो एटम बम की वजह से ख़त्म हो गए थे। ठीक है। 16 पैराग्राफ देखिए। आइंस्टीन वाज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। विनाश की इस हद तक की, जो इस सीमा तक, इस हद तक जो विनाश हुआ था, उससे आइंस्टीन जो थे बहुत गहराई से हिल गए थे, उन्हें बहुत दुख पहुंचा था। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे, और जो लोग बचे थे उनकी पीढ़ियों को, यानी उनके जो बच्चे आज तक भी हो रहे हैं ना इतने सालों बाद, वो भी उनकी जो शारीरिक रूप से जो विक्षिप्तता आज भी है उनमें। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। इस टाइम उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को एक सार्वजनिक पत्र लिखा। मिसिव क्या होता है देखें। अ लेटर स्पेशली लॉन्ग एंड ऑफिशियल, बहुत लंबा और एक ऑफिशियल यानी सार्वजनिक पत्र उन्होंने लिखा। इन इट ही प्रपोज टू द फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा अपने पत्र में कि एक
पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट होनी चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, पहले वाले लेटर रूजवेल्ट की तरह इस बार इस लेटर ने कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, कोई प्रभाव नहीं डाला। बट ओवर द नेक्स्ट गोट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, परंतु अगले नेक्स्ट डिकेड में, अगले 10 वर्षों में आइंस्टीन जो है वो पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति में और इन्वॉल्व हो गए और जुड़ गए। एजिटेटिंग फॉर एन एंड, और वो आंदोलन करते रहे, एजिटेटिंग मतलब मूवमेंट्स, आंदोलन करते रहे। एंड क्यों आंदोलन करते रहे कि आर्म्स बिल्डअप करने में, यानी कि आर्म्स क्या होता है, जो अस्त्र शस्त्र निर्माण होते हैं ना, तो वो आंदोलन, उन्होंने कहा कि ये जो आर्म्स हैं, अस्त्र शस्त्रों का निर्माण जो है बंद कर देना चाहिए। एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और उन्होंने अपनी जो पॉपुलैरिटी है, अपनी प्रसिद्धि को यूज किया पीस और डेमोक्रेसी में, शांति का अभियान चलाने में और लोकतंत्र के अभियान चलाने में इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का, अपनी प्रसिद्धि का यूज किया। ठीक है, यानी कि वो शांति लाना चाहते थे। 17th एंड लास्ट पैराग्राफ, व्हेन आइंस्टीन डाइड इन 1955, जब आइंस्टाइन 1955 में जब उनकी डेथ हुई एट द एज ऑफ 76, किस उम्र में, 76 वर्ष की उम्र में। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज ए विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस। उनकी जो प्रसिद्धि थी वो एक विजनरी के रूप में थी, दूरदृष्टा के रूप में थी, एक वर्ल्ड सिटीजन के रूप में थी, एक पूरे संसार के नागरिक के रूप में थी, विश्व नागरिक के रूप में थी, और जितनी की एक साइंटिफिक जीनियस के रूप में। यानी कि 76 वर्ष की उम्र में जब वो मरे तो वो वैसे ही सेलिब्रेट हुए, एक विजनरी के रूप में, एक पूरे विश्व के नागरिक के रूप में, और उतने ही जैसे कि वो प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में प्रसिद्ध व प्रशंसित थे, उतने ही वो दूरदृष्टा और विश्व नागरिक के रूप में प्रशंसित रहे। तो आइंस्टीन एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट के साथ साथ बहुत अच्छे एक इंसान भी थे, जिन्हें शांति पसंद थी, वो कोई डिस्ट्रक्शन नहीं चाहते थे, वो क्रिएशन चाहते थे। ठीक है बच्चों, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक यू।